गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो है मैं फिर नया वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी, जिसे कि हम लोग मनोविज्ञान बोलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसी में डर होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट इसमें 100 ऑब्जेक्टिव मैं आज करवाने वाला हूँ। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये 100 ऑब्जेक्टिव अगर आप देख लेते हैं तो बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो सब मतलब आपको जो है एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए यहीं से। क्या है कि एक मतलब रिपीटेड सवाल मैंने लिया है। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा चांस रहे कि आ ही जाए, पूरा चांस रहेगा। इसलिए टोटल ऑब्जेक्टिव का आपको देखना है और हो सके तो पूरा आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर से मैं जो या तो इंग्लिश का या हिस्ट्री का जो कमेंट में आ गया नेक्स्ट उसका वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज जो है हमारा मनोविज्ञान। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला सवाल होगा कि बुद्धि मापन का जो ये विधि है ना, इसकी प्रयोगशाला, बुद्धि मापने का जो एक मतलब प्रयोगशाला बनाया गया था वो सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट मतलब साइंटिस्ट नहीं, किस मनोवैज्ञानिक ने बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इसमें सही हो जाएगा। वुंट जो है, जो ऐसा मतलब साइकोलॉजिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि मापन का जो प्रयोगशाला, क्या लैब इसको बोलते हैं, लेबोरेटरी जो है प्रयोगशाला का निर्माण किया था, उसका नाम क्या है, वुंट जो है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि बुद्धि के पास मॉडल को, ये एक मॉडल है, पास जो देख रहे हैं ये मॉडल का नाम है। ठीक है, बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हमारा सही हो जाएगा, जेपी दास। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये भी जो सेकंड सवाल का ऑप्शन हमारा क्या होगा, बुद्धि का जो पास एक मॉडल बनाया था, जो प्रस्तावित किया था, उसका नाम था जेपी दास। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। तीसरा नंबर का हमारा सवाल है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व होते हैं। स्पीयरमैन जो ये भी एक क्या है, मनोवैज्ञानिक है, इसके हिसाब से जो है बुद्धि का जो एक तत्व दिया गया था वो कितने तरह का होता है, तो वो होता है 2 तरह का। ठीक है, 2 तरह का तत्व होता है, यही मतलब स्पीयरमैन ही जो इस बुद्धि के बारे में बताया था कि 2 तरह का बुद्धि का तत्व होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आज फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि आज जो है 100 सवाल लेके हम लोग आए हैं। ठीक है, 100 सवाल कराने के लिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा फास्ट में करवा रहे हैं। लिकर्ट स्केल में कितनी श्रेणियां होती है बुद्धि को ये जो है बुद्धि को नापने का होता है। ठीक है, ये जो बुद्धि का मापने का जो है, इसमें जो पूछा है कि इसका स्केल में जो श्रेणी होता है, कितना श्रेणी होता है, वो ऑप्शन नंबर डी 4 श्रेणी होता है। कितना श्रेणी होता है, 4 श्रेणी। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो आत्मा का जो प्रयोग किया गया था ना, तो वो शास्त्र कौन सा है, उसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र, जिसको फिलोसफी बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। तो दर्शन शास्त्र में जो है सबसे पहले जो आत्मा का क्या हुआ था, प्रयोग हुआ था, ये देखा गया था, उसी में लिखा गया है, तो वो है दर्शन शास्त्र। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस आत्मा का स्पष्टीकरण दूसरों से संबंध मतलब दूसरों के संबंध में होता है। इसमें से कौन सा ऐसा आत्मा है जो कि दूसरों मतलब स्पष्टीकरण दूसरों के संबंध में, मतलब अगर हम अपने बारे में जानते हैं तो दूसरे के बारे में जान सकते हैं, एक आत्मा का साध है। ठीक है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इसमें सही हो जाएगा, सामाजिक आत्मा। ठीक है ना, कौन सा है, सामाजिक आत्मा जो है, किस आत्म का स्पष्टीकरण दूसरों के संबंध में होता है, तो सामाजिक आत्मा जो है वो दूसरों के संबंध में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल लेकर, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को संगठित और जांचने की योग्यता से है। इसमें से कौन सा ऐसा व्यवहार है जिससे कि हम अपने व्यवहार को संगठित तरीके से क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मनियमन से मतलब हम अपने मतलब आत्म मतलब क्या होता है, स्वयं। तो स्वयं से अगर हम जांचते हैं अपने आप को, तो वो जो कौन सा है, आत्मनियम है, जिससे कि हम लोग अपने व्यवहार को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल है, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। तो इसमें से ऐसा कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्ति को जो पूर्ण रूप से कार्यशील मतलब कार्य करने का जो कुशल योग्यता होता है वो मनुष्य के पास होता है। तो ये इसमें से कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने इस बात को क्या किया है, माना है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ए जो है कार्ल रोजर्स। क्या नाम था उसका, कार्ल रोजर्स जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने माना है कि किसने मतलब व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील होना चाहिए, मतलब या कार्यशील होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9 नंबर का सवाल है, मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया। मनोविश्लेषण मतलब क्या होता है,
जो हम लोग का बुद्धि है, जो हम लोग का मन है, उसका विश्लेषण मतलब उसका व्याख्या करने का जो विधि है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। फ्रायड नाम था उसका। क्या नाम था? फ्रायड। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला सवाल लेके, क्वेश्चन नंबर 10। संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है? मतलब संवेदना मतलब क्या होता है? किसी भी मतलब जब भी कोई आघात होता है उसमें संवेदना व्यक्त किया जाता है। तो एक मतलब क्या है, एक मनुष्य का ये क्या है, एक अहम बोला जाए तो ये मनोदशा है, ठीक है। तो इसका जो है संबंध है इसमें से किस चीज से है? तो इसका संबंध है उपरोक्त सभी से। ये सभी लिखा हुआ है, उपरोक्त सभी से, आत्म संप्रत्यय से भी है, आत्मरक्षा से भी है और आत्मसम्मान से भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर का आंसर हमारा हो गया उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, समप्रत्यक्षण परीक्षण को किसने प्रतिपादित किया था? ये सब जितना भी देख रहे हैं ये सब टेस्ट है, माइंड को टेस्ट करने वाला, बुद्धि को मतलब जांच करने वाला एक परीक्षण टेस्ट बनाया गया था। तो बोल रहा है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो मॉर्गन एवं मरे द्वारा। किसके द्वारा? मॉर्गन एवं मरे जो साइंटिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, सॉरी मनोवैज्ञानिक, बार बार साइंटिस्ट आ जाता है, थोड़ा सा साइंटिस्ट हो गया, वो हो गया वैज्ञानिक, ठीक है। और ये जो होता है ये मनोविज्ञान का होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। तो मॉर्गन एवं मरे जो है ये समप्रत्यक्षण परीक्षण को क्या किया था? विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल है हमारा, व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? मतलब कोई भी शारीरिक मतलब बीमारी होता है, ठीक है, तो उसमें एक मतलब अलग से प्रेशर होता है। कोई भी मान लीजिए कभी भी बहुत सारा ऐसा बीमारी होता है जो ज्यादा सोचने से या ज्यादा टेंशन लेने से होता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि व्यक्तियों में शारीरिक बीमारी में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका होती है, मतलब महत्वपूर्ण है, कितना तक ऐसा हो कि उसमें जो है मतलब दबाव मतलब एक दबाव एक निश्चित सीमा तक होती है, निश्चित % तक होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वो ऑप्शन होगा? तो वह 50 से लेके 70% तक अगर वो दबाव रखता है तो ठीक है। अगर उससे ज्यादा मतलब दबाव रखता है मतलब अपने मस्तिष्क पर, बुद्धि पर, तो वो जो है उसके लिए क्या होगा? हानिकारक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सचेत प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, परिश्रांति तीनों चरण किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो तीनों चरण दिया हुआ है, पहला हो गया सचेत प्रतिक्रिया, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा परिशांति, तीनों जो चरण आता है ना वो किसके अंतर्गत आता है? वो GAS। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा GAS, ये एक पद्धति है, इसी के द्वारा ये तीनों चीज लिया गया है, ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है? तो वो शिथिलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिथिलीकरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल है, असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक कौन थे? असामान्य मनोवैज्ञानिक के ये जो है आधुनिक युग के जनक किसे माना जाता है? तो वो है हमारा सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड को आधुनिक युग का जो है जनक माना जाता है, ठीक है। ये असामान्य मनोवैज्ञानिक का आधुनिक युग का जनक माना जाता है। कौन है वो? सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल है, मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? इसमें से ऐसा कौन सा पद्धति है जो मानसिक बीमारियों के वर्गीकरण के मतलब नया नया पद्धति इजाद करके देता है? तो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी DSM, ये 4 लिखा हुआ DSM-4 TR, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटने वाला वो कौन सा वैज्ञानिक है? मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति की शारीरिक बनावट को मतलब व्यक्ति का जो शरीर का आकार बना हुआ है उसको 3 भागों में अलग अलग बांट के और उसका अध्ययन करवाया है। तो वो कौन सा वैज्ञानिक है? वो सेल्डन। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 18 पर, किस संतक आंगिक दृष्टिकोण को अपनी चरम सीमा पर, मतलब ऐसा कौन सा ईस्वी था जिसमें जो है आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर थे, मतलब सबसे मतलब हाई, उसको क्या बोलते हैं, सबसे ऊपरी सीमा पर पहुंच गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 1915 जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1915 तक जो है आंगिक दृष्टिकोण अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, मनोविचलता किस प्रकार का रोग है? मनोविचलता मतलब क्या होता है? मन में बहुत सारा चीज चलते रहता है, मतलब मन स्थिर नहीं होता है, ठीक है। मतलब कोई एक काम जैसे पढ़ने बैठे तो बहुत मन में बहुत सारा बात आने लगता है, ठीक है, उसी को बोलता है मनोविचलता। तो ये जो किस प्रकार का रोग है? ये जटिल रोग है, ठीक है। जटिल रोग मतलब
कोई भी काम को आप एकाग्र रह के नहीं कर सकेंगे, ठीक है। हर एक काम, कोई भी काम को अगर करने जाते हैं तो आपको बहुत तरह का बात चलेगा, तो वो काम भी सही ढंग से नहीं होगा, और जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं वो भी सही ढंग से नहीं होगा, ठीक है। तो एक जटिल तरह का क्या है, रोग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हमारा अगला सवाल है 20 नंबर का। बंदुरा ने सर्प दुर्भीति को दूर करने के किस प्रविधि का उपयोग किया है। बंदुरा जो एक क्या होगा, मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सर्प दुर्भित्ति को दूर करने, ये भी एक रोग है, ठीक है, इसको दूर करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था, तो मॉडलिंग। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मॉडलिंग पद्धति का यूज करके जो है वो क्या किया था, दुर्भित्ति का, सर्प दुर्भित्ति का प्रविधि का योग करके उसको दूर किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 21 नंबर। व्यवहार चिकित्सा आधारित होती है। व्यवहार चिकित्सा जो है किस पर आधारित होती है, वो सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक है। हम लोग का जो व्यवहार चिकित्सा किस पर आधारित है, सीखने पर। अगर हम लोग अच्छे सीख लेते हैं तो वही हम लोग के व्यवहार में आने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या होगा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सहायक मनोचिकित्सक की एक विधि है। ऐसा कौन सा विधि है जो सहायक मतलब क्या बोलते हैं, मनोचिकित्सक में मतलब मनोदशा को पढ़ने में या समझने में सहायक होता है। कौन सा, तो परामर्श जो है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। परामर्श से मतलब मनोचिकित्सा में सहायता मिलती है, ये एक विधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही था। अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आमरम क्या लिखा हुआ, आर्मन ट्रिपलेट ने कब यह पाया कि लोग दूसरों की उपस्थिति में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मतलब कोई ऐसा आदमी है, ठीक है, जिसके के सामने में आपको कोई भी चीज का प्रदर्शन करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर वो नहीं होता, आप उसके अप्रत्यक्ष मतलब हैं कहीं पर, तो उसके अप्रत्यक्ष में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो आपके सामने होता है तो आपको हेजिटेशन होता है, ठीक है। वो आप मतलब अच्छे से उसके सामने आप प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो वो जो बोला है वो यह कब पता चला था, कौन सा ईस्वी में पता चला था, तो सन 1897 में। सन 1897 में ये क्या किया, ये जो है खोज के निकाला था, आर्मन ट्रिपलेट। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसमें ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 24 पर। अगला सवाल है, सभी प्रयोजकों में कितने प्रतिशत ने संपूर्ण आज्ञा पालन को प्रदर्शित किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही हो जाएगा, 65%, ठीक है। 65% जो है, अगर इसमें सभी प्रयोजकों में कितने परसेंट का संपूर्ण आज्ञा पालन किया है, तो 65% जो इसमें आज्ञा का पालन किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इन द माइंड्स, ये एक किताब है, इन द माइंड्स, ये जो है पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो गॉर्डन मर्फी, ये नाम है गॉर्डन मर्फी, जिन्होंने ये इन द माइंड्स जो है पुस्तक को लिखी है, गॉर्डन मर्फी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है। विकार मतलब क्या होता है, मतलब द्वेष भावना, एक तरह से मतलब रोग ही बोला जाए, छोटा मोटा है ये, ठीक है। तो बुलिमिया विकार है, किस तरह का है, तो भोजन विकार है ये, ठीक है। भोजन विकार को ही बोला जाता है बुलिमिया विकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है हमारा, हंस सेलिए किस क्षेत्र से संबंधित है। ये भी एक क्या है, ये भी आपको एक मनोवैज्ञानिक है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तनाव से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी ये मनोवैज्ञानिक नहीं, ये हम लोग का क्या एक तरह से मतलब मनोवैज्ञानिक भाषा है, बोल रहा है ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो तनाव से संबंधित होता है, हंस से लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल 28 नंबर, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है। मतलब इसमें से ऐसा क्या है जो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकता एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध जो है होने वाली अवरुद्ध को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें से कोई नहीं ऑप्शन वाला भी होगा, उसको भी आपको देख लेना। इसमें जो इसका सही आंसर इसमें नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल, क्रमबद्ध असंवेदनीकरण किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है। ये क्रमबद्ध असंवेदनीकरण है ना, ये कौन सी चिकित्सा में यूज होता है, तो व्यवहार चिकित्सा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, बुद्धि लब्धि के अप्रत्यय
का प्रतिपादन किसने किया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया है, ठीक है। इसको अच्छे से आप याद कर लेना है कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय जो है किसने प्रतिपादित किया था। तो स्टर्न जो ऑप्शन नंबर बी, स्टर्न, क्या लिखा हुआ स्टर्न, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। आपको याद ही कर लेना है, ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला सवाल है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। मतलब बहुत सारा बुद्धि का अलग अलग कारक है, लेकिन जो एक कारक है, फिर द्विकारक तीन कारक होता है, त्रिकारक। तो उसमें जो बुद्धि का एक कारक है, इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अल्फ्रेड बी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है हमारा 32 नंबर। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहा जाता है। मतलब बुद्धि लब्धि का ये जो ना मापन है, ठीक है, मापन से पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस मतलब किस श्रेणी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है मूढ़ व्यक्ति, मतलब थोड़ा सा इसको एक तरह से बेवकूफ बोला जाएगा, मूर्ख व्यक्ति होता है, मूढ़ टाइप का होता है, कोई बात को एक बार में समझता नहीं है, मतलब कोई भी क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को एक बार में समझने का इसमें क्षमता नहीं होता है, इसका बुद्धि लब्धि 80 से 89 तक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा इसमें सही। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1994 में जो है ना, 1994 ईस्वी में बुद्धि मॉडल जो एक ये मॉडल का नाम है पास, ठीक है। 1994 में जो ये पास मतलब विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल 34 नंबर। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया था, ठीक है ना। तो इसमें टर्मन जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। टर्मन ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में क्या किया, परिभाषित किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 35 नंबर का सवाल। संज्ञात्मक असंविदिता, संज्ञात्मक असंवादिता और संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, फेस्टिंगर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या इसमें सही है, फेस्टिंगर जो है संज्ञात्मक असंविदिता संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है। उसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल हमारा है 36 नंबर का, POX, ठीक है। POX त्रिकोण मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही है, वो हमें चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो ये देख रहे हैं, तीन व्यक्तियों मतलब इसमें तीन व्यक्ति हो सकता है। POX जो त्रिकोण नाम ही पता चल रहा, त्रिकोण मतलब तीन व्यक्ति का, इसमें क्या होगा, सात होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग MMPI, क्या लिखा हुआ है, MMPI में कितने कथन होते हैं। तो 550 कथन होता है MMPI में, 550। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल, व्यक्तित्व सिद्धांत के शील गुण उपागम का अग्रणी कौन है। तो आलपोर्ट, ये जो ऑप्शन नंबर बी आलपोर्ट जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग 39, मानवतावादी उपागम के जनक कौन है। तो मास्लो को जो है, मास्लो को मानवतावादी उपागम का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है। तो आपको पता है ये तो सामाजिक होगा नहीं, राजनीतिक भी नहीं होता, धार्मिक नहीं, प्राकृतिक। ये तो बहुत इजी सवाल है और ये इस टाइप का सवाल दो चार आ ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल 41 पर, एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था कौन सा होगा इसमें से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। समूह का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा पड़ेगा अगर एक संदर्भ समूह है तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल, ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है। तो ये एक डेसिबल है, ठीक है। तो कोई भी ध्वनि को किस में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। जैसे जिस तरह से हम लोग अलग अलग चीज को, जैसे आपको अगर किलोमीटर को नापना है तो उसका एक अलग मतलब क्या बोलते हैं मापन होता है। अगर हम लोग समय को नापते हैं तो सेकेंड में नापते हैं। उसी तरह से ध्वनि का जो प्रदूषण होता है उसको किसमें नापते हैं, डेसिबल में। किसमें नापते हैं, डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर, दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। दबाव के जो है संज्ञात्मक जो सिद्धांत दिया ना उसके प्रतिपादक है, उसका नाम है लॉजारस। क्या नाम है, ऑप्शन नंबर ए लॉजारस जो है उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 43 नंबर का। आते हम लोग 44 नंबर के सवाल में कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्था होती है। सामान्य अनुकूलन संलक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में की अवस्था कितनी होती है, 3 अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल 45 नंबर के सवाल पर, DSM
4RT कितने आयाम है? इसमें जो DSM 4RT में जो है कितने आयाम होते हैं? तो 5 आयाम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी सवाल भी बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको याद ही कर लेना, ठीक है। और एक बात आपको याद रखना है कि साइकोलॉजी में जो है आप साइकोलॉजी में कभी भी 100% मार्क्स नहीं ला सकते, ठीक है। ताकि आपको पता है कि साइकोलॉजी जो है 30 नंबर का जो इसमें प्रैक्टिकल हो जाता है, ठीक है। तो 30 नंबर में आपको 25 से 28 नंबर आपको तो मिल ही जाएगा प्रैक्टिकल से, बचा इधर 70 नंबर। 70 नंबर में क्या होगा? इसमें आपको 70 ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें कि आपको 35 बनाना है, ठीक है। और 35 नंबर आपका सब्जेक्टिव होता है। तो इस 70 में जो है अगर आप 20 से 25 नंबर भी ला लेते हैं, ठीक है, 70 में अगर 20 से 25 नंबर भी ला लेते हैं तो यहाँ देख लीजिए कितना हो रहा है। मान लीजिए इसको 25 मान के ही चलते हैं, ठीक है। और यहाँ भी मान लीजिए आप 25, ठीक, कितना हो गया? 50। और इधर 35 में लिखने वाला में तो आपको अगर आप कोई भी सवाल को अगर मन से लिखते हैं, मैंने बार बार पहले भी के वीडियो में भी कहा है कि कोई भी सवाल को अगर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अगर आप साइकोलॉजी पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़ें, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अच्छा से समझ में आया होगा। अगर उसके बारे में खुद से मन से लिख देते हैं तो 35 नंबर का जो सवाल बनाइएगा, मेरे ख्याल से कि 10 से 15 नंबर आराम से आपका आ सकता है। मैं बहुत मिनिमम मान के चल रहा हूँ, ठीक है। इसका मैक्सिमम भी हो सकता है, जितना भी लिया मैं सब जगह मैं कम ही मार्क्स लेके चला हूँ, ठीक है। तो इसको हम कितना मानते हैं? 10 मानते हैं। तो कितना हो गया टोटल? 60% मार्क्स आपका हो गया। मतलब कभी भी अगर 60% मार्क्स, तो ये कम नहीं है, खास करके साइकोलॉजी के विद्यार्थी के लिए। क्यों? क्योंकि 30 नंबर इधर आपका जो 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है, इसमें 28 आ गया, ठीक है। इधर बाकी जो 70 बचता है ना, तो बहुत बच्चा के लिए मुश्किल होता है इसमें से 20 नंबर लाना, ठीक है। लेकिन आप कितना ला रहे हैं? यहाँ 35 नंबर ला रहे हैं, तो बहुत अच्छा नंबर है, 60 नंबर कम नहीं है। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो 60 नंबर मैंने कहा है, ये सबसे मिनिमम नंबर है। अगर बच्चे का तैयारी अच्छा है ऑब्जेक्टिव में, तो हमको लगता है ऑब्जेक्टिव में 30 हो जाएगा, प्रैक्टिकल में यहाँ 28 हो जाएगा, और उधर जो 35 बचा उसमें मान लीजिए हम 25 मान के चलते हैं। ये आप मार्क्स दो लीजिए, 70% मार्क्स हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये हम मान के चलते हैं कि 70 नंबर बहुत अच्छा बेस्ट नंबर है आपका साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, और पूरा मतलब फोकस सिर्फ साइकोलॉजी पर ही नहीं करना है, क्योंकि टोटल जो सब्जेक्ट है हमारा 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 5 में आपको हिस्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा नंबर आप किसी में मतलब ला सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर हिस्ट्री में ला सकते हैं, ठीक है। मैंने हिस्ट्री में जो है टोटल हम लोग का जब एग्जाम हुआ करता था उसमें 40 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। मेरा 39 ऑब्जेक्टिव सही था, ठीक है। इंटर के टाइम में जब मतलब मैंने जब 12 दिया था 39 सही था। और एक सवाल था कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है, वो सही मैं जानता था, लेकिन फिर भी वो मिस्टेक हो गया था। इसमें 39 नंबर था। और उधर 60 नंबर जो लिखने वाला है ना, तो उसमें मेरा आया था शायद 55 नंबर था शायद। तो कितना हो गया? 50, 30, 80, और उसके बाद कितना हो गया? 80, 10, 90, 4, 94, ठीक है। 94 नंबर मेरा आने वाला था, मतलब पूरा एक तरह से समझ लिया आ ही गया होगा, मतलब मेरे हिसाब से। तो इसमें मेरा 39 का 39 सही हो गया, मतलब उसमें 39 नंबर हमको मिला। लेकिन इधर जो 60 जो बच गया था, इसमें जो 65 लाए हम, मेरे हिसाब से कि मेरा 65 आना चाहिए, उसमें जो पूरा कम करके 35 नंबर दिया था मेरा, ठीक है। इधर जोड़ लीजिए, इतना ही नंबर मेरा हिस्ट्री में आया, ठीक है। तो आपको पूरा फोकस करना है कि 100% हम बना के आए, ताकि जो भी हम लिखे 100, बिहार बोर्ड का कभी भी भरोसा नहीं करना। अगर आप 100 में 100 बना के आते हैं तो रिजल्ट आने से पहले किसी को नहीं बताना कि मेरा 100 में 100 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? बिहार बोर्ड है, आपको इसका नाम याद रखना है, बिहार बोर्ड। ये जो है कभी भी 100% सही रिजल्ट नहीं देने वाला है, ये बात आप समझ में मतलब हमेशा समझ में रखिए। क्योंकि 10th में जो मेरा संस्कृत, 10th में जो है मेरा संस्कृत में मैंने खुद से संस्कृत में 50 नंबर लिखा हुआ, ठीक है, और मेरा नंबर है 70, ठीक है। लेकिन 12th में हिस्ट्री में मैं जो है टोटल 90+ मार्क्स लाने का पूरा उम्मीद था, 100% तैयारी था, लेकिन उसमें मेरा नंबर 70, 60 या 65+ ऐसे नंबर है। तो कभी भरोसा नहीं करना है। और पहले से भी जब आप एग्जाम दे के आए, तो अगर कोई दोस्त में पूछे, कोई फैमिली में पूछे, बस बोल देना एग्जाम अच्छा गया, ठीक है। जब तक कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आता तब तक कभी भी हल्ला नहीं करना। और देखिए हिंदी में भी बहुत आपका बहुत अच्छा आपका हो सकता है। 60 नंबर इसका आपका ग्रामर हो गया, 40 नंबर आपका बुक से आ गया। तो 60 नंबर में मेरे ख्याल से अगर आप 50 से 55 ला देते हैं, अब बहुत ईजी है ये लाना, आराम से ला सकते हैं, ठीक है, 50 से 55। और ये जो आप देख रहे हैं 40, 40, इसमें अगर मेरे ख्याल से अगर इसमें 30 भी ला रहे हैं तो बहुत बेस्ट नंबर है। दोनों जोड़ लीजिए, 85+ हो गया, ठीक है। तो हिंदी में इतना आ सकता है आपका, बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है अगर ईजी में आप तैयारी कर रहे हैं। ग्रामर कुछ भारी हार्ड तो होता नहीं है, ठीक है। 100 में आपको 50 ही बनाना है, तो आप कोशिश करेंगे कि 40 ग्रामर को ही बना ले, बुक का अगर फोकस नहीं करते हैं। बचा इंग्लिश में भी कुछ बच्चों को डर होता है, तो इसमें भी 60 का वही बात है, 60 और 40 आता है। इसमें आप कम से कम
40-45 अगर बना लेते हैं, ठीक है, और इसमें आपको कम से कम 25 से 30 ले लेते हैं तो नंबर जोड़ लीजिए 75 प्लस आ रहा है। तो ये भी जो है कम नंबर नहीं है। आपको फायदा कहाँ देने वाला, 2 सब्जेक्ट, एक हो गया हिस्ट्री, दूसरा हो गया पॉलिटिकल। ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप 90 और 95 प्लस कर सकते हैं 100%। बाकी हिंदी में आप 120 बना के आते हैं तो 5-10 नंबर कटेगा ही हर हालत में। इंग्लिश में तो ऐसे भी कटेगा 10-15 नंबर, और साइकोलॉजी में तो आप देख ही रहे कटने वाला। लेकिन ये ऐसा 2 सब्जेक्ट है इसमें 100% आप कर सकते हैं और ये आप 90-95 में ला सकते हैं, ठीक है। तो इस दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है, और हिंदी तो अपने साथ है ही, ठीक है। इसमें इसके साथ ये तीनों आपके हाथ में है, ठीक है। आप जो है ये हो गया, ये 3 याद रखना आपको, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया और हिंदी हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट आपके हाथ में है इसका नंबर, और ये तीनों में आप 95 या 90 कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। इतना तो बनता ही, आराम से इजी से हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा प्रेशर के साथ तैयारी करना है तो इसी के साथ करना है। बाकी और सब पर इंग्लिश पर उतना भरोसा करना ही नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड का इंग्लिश तो बच्चों का बहुत सारा कमजोरी रहता है। 10th क्लास तक तो इंग्लिश उसका है ही नहीं, इसलिए इन तीनों पर आप फोकस कर लीजिए। आप 90 लेके ही चलिए, देख लीजिए कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 270, ठीक है। और बाकी उधर तो 200 बाकी है, उसमें आप कम से कम 140 या 150 ला के रखिए, अभी भी आपका 400 प्लस चल ही जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा इधर 270, इधर हम 150 मान के चलते हैं, 0.7 और 420। ये भी नंबर कुछ खराब नहीं, बहुत बेस्ट नंबर है मेरे हिसाब से, ठीक है। 420 430, खास करके जब जो विद्यार्थी इंग्लिश जिसका बेसिक कमजोर है, जो साइकोलॉजी लिया हुआ, ठीक है, ये बहुत बेस्ट नंबर होता है। 400 प्लस 420 बोले, ये सब में मिनिमम लेके चले, फिर भी काई 90 नहीं आएगा। इसमें आप 5 बढ़ा सकते हैं, इसमें भी आप 5 बढ़ा सकते हैं, 10 अभी भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो 400 430 440 450 तक जाने का पूरा टारगेट रखता है। तो इतना आपको फोकस रखना है, ठीक है। सिर्फ साइकोलॉजी पर, कभी भी सिर्फ साइकोलॉजी पर पूरा एकदम ध्यान नहीं देना, ठीक है। बस जानते हैं कितना आने वाला है, आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, अगर वो नहीं आने वाला तो नहीं बना सकेगा, ठीक है। अगर आप जो उस चीज़ पर फोकस किया जाए जहाँ से हमें लगता है कि 100% यहाँ कर सकते हैं, आप कितना भी कोशिश कीजिएगा, साइकोलॉजी में आपका 100% होने वाला नहीं है। तो इसलिए उस चीज़ पर फोकस करना जहाँ से कि हमको नंबर मिले। जैसे हिस्ट्री के बारे में बोल दिए, इतिहास के बारे में, उसके पॉलिटिकल के बारे में बोल दिए, वहाँ से आप 100% कर सकते हैं। हिंदी के बारे में बोल दिए, वहाँ से 100% कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों को आपको पकड़ के रखना है, बाकी बात तो है ही सब कुछ, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट भी ऐसा ही है, देखिए डायरेक्ट 10th क्लास से पीछे, 10th क्लास से जो नीचे कोई नहीं जानता कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं। डायरेक्ट आपको 12th में आगे पढ़ना होता है, 11th 12th, ठीक है। तो इसका टीचर भी मिलना बहुत मुश्किल होता है, और उसको अगर पढ़ाता भी है विद्यार्थी को तो समझ में आने वाला उतना नहीं, ढंग से नहीं है, ठीक है। क्या कि इसका बहुत सारा मतलब क्या बोला था, इसका डीपली नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ये जो समझ में आएगा, और विद्यार्थी का इंटरेस्ट भी होना चाहिए इसके प्रति। इसका वर्ड भी जो है ना अपने आप में, एक वर्ड अगर उसमें लिखा हुआ कुछ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बुद्धि लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक ही बुद्धि के बारे में कम से कम 500 या 600 या 1-1000 जो मनोवैज्ञानिक जो है अपना अपना तर्क दिया, और सबको आपको याद रखना है। तो इस तरह से बहुत कम ही ऐसा विद्यार्थी होगा जो इस पर इंटरेस्ट रखता हो, ठीक है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन पूरा फोकस नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। आगे आपकी मर्जी, जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, अगर लगता है कर सकेंगे तो कीजिए, ठीक है। आते हम लोग 47 नंबर के सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है। तो क्या लिखा, उपाहम। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपाहम जो है इसमें हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट आता है 48 नंबर, आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है। कोई भी जो आक्रमण होता है, जो हिंसा होता है, उसका क्या कारण है, पीरी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आक्रमण और हिंसा का जो मेन कारण होता है ये पीरी। ये जो मनोवैज्ञानिक भाषा था, ठीक है। उसके बाद है जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, जल प्रदूषण के कारण, ठीक है। तो एड्स, तो ये जल प्रदूषण, ये शारीरिक मतलब शारीरिक रोग है, सर मतलब एक दूसरे से फैलता है शरीर का। कैंसर भी। ये जो पोलियो जो देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें चाहिए सही हो जाएगा, जल प्रदूषण से होता है, ठीक है। पोलियो जल प्रदूषण से। लेकिन ये सवाल हमको डाउट हो रहा है, ये आप एक बार देख लीजिए, क्या है कि जल प्रदूषण से होने वाला ये नहीं है पोलियो, ठीक है, गलत है। हाँ, अगर ये हो जाएगा आपको डेंगू तेंगू अगर बोला जाए, ठीक है, डेंगू भी नहीं होता है। ये सवाल आप देख लीजिएगा, ठीक है। जल प्रदूषण से होने वाला इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये जल प्रदूषण नहीं होने वाला है। ये जो है इसका नाम जो पोलियो दिया हुआ ना, इसको पोलिविया,
ये एक ऐसा बीमारी है जो जल प्रदूषण से होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखते हैं जल प्रदूषण से होने वाला बीमारी, तो ये पोलिविया है। ये पोलियो जो लिखा हुआ था ना, ये गलत है, ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पोलिविया जो है ऑप्शन नंबर सी, इसको अगर रखते हैं तो ये सही हो सकता है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल है हमारा कि दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है। अगर दो व्यक्ति बातचीत करता है तो उसको द्वितीयक समूह बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह किसमें, मतलब द्वितीयक समूह में किसको रखा जाएगा, विद्यालय हो गया, उसके बाद राजनीतिक दल हो गया, उसके बाद औद्योगिक संगठन हो गया। अच्छा, इसमें विद्यालय में क्या होता है, एक तरफ टीचर रहता है, टीचर जो भी शिक्षक है, एक तरफ विद्यार्थी। राजनीतिक दल में क्या होता है, पक्ष विपक्ष होता है। औद्योगिक में क्या होता है, जो भी उसका काम करने वाला है, उसके बाद जो मैनेजर अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सभी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 52 पर। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा। स्पीयरमैन जो है बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल है, सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा है। सेल्डन जो एक मनोवैज्ञानिक है, वो किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है लंबाकार प्रकार, मतलब जो लंबा व्यक्ति होता है ना, उसी को। ऑप्शन नंबर ए जो है, सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है कि सेल्डन ने किस प्रकार व्यक्तियों को, ये तो वही सवाल है, सॉरी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला नंबर हमारा जो सवाल है वो देखते हैं, एक मिनट, कुछ इशू हो गया है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, रुको, चलिए थोड़ा सा इशू हो गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं उसके बाद। ये सवाल हो गया जो सेरिब्रोटोनिया जो है किस प्रकार के व्यक्तियों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल है, सेल्डन ने किस प्रकार व्यक्तियों को सेमो क्या बोला गया है, सेमेटोटोनिया जो किस प्रकार के व्यक्तियों को कहा गया है। तो गोलाकार जो व्यक्ति होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला नंबर का सवाल है, कौन समूह वे समूह कहलाते हैं। कौन समूह वे, ये जो है ना समूह का नाम है, कौन समूह वे समूह कहलाते हैं। तो ये सदस्यता समूह जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पर्यावरणीय समस्या है, इनमें से कौन सा जो पर्यावरण से संबंधित समस्या है। ये भी पर्यावरण से ओजोन परत, अम्लीय वर्षा भी ये भी है, रेगिस्तान ये भी, और ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी सभी जो है इसमें सही हो जाएगा। ये जो सभी क्या है, पर्यावरण से संबंधित समस्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तनाव लिखा हुआ है। तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तनाव का बहुत सारा कारण होता है, तो उसका जो उसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी प्रतिबलक। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, प्रतिबलक कहा जाता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल है, किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो लोम्ब्रोसो, ऑप्शन नंबर बी जो है लोम्ब्रोसो को क्या कहा जाता है, अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस जनजाति के पुरुषों को स्त्रीत्व क्या लिखा हुआ, स्त्रीत्वशील गुणों की प्रधानता होती है। तो वो जो है मुंडू गुमर, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसमें सही हो जाएगा। मुंडू गुमर जो प्रजाति होती है ना, इसमें क्या होता है, पुरुष में स्त्री मतलब स्त्री का भी कुछ गुण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर का सवाल, परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कही जाती है। उसको बोलते हैं साक्षात्कार, जिसको इंटरव्यू बोला जाता है, ठीक है। विद्यार्थी आगे रहता है, उसका जो इंटरव्यू लेने वाला है वो उसके सामने होता है, उसको बोला जाता है साक्षात्कार, हिंदी है, ठीक है। इंग्लिश में उसको इंटरव्यू बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है। तो अहम जो है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही। अहम को जो है क्या बोला जाता है, वास्तविकता नियम का निर्देशन जो होता है ये अहम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट सवाल है, फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है। तो दमन जो है
किसी का दमन करना, किसी को क्या बोलता है, दबाना, उसको फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा मतलब दमन करना एक तरह से क्या बोलते हैं, इस तरह से देखिए मनोवैज्ञानिक भाषा है तो दमन का तो ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है, किसी का क्या बोलते हैं, तो अपने ज़्यादा पावर है तो किसी को कम पावर, उसको दमन करना मतलब उसको परेशान करना, दबाना। लेकिन यहाँ दमन का मनोवैज्ञानिक कारण मतलब मनोवैज्ञानिक शब्द क्या है, जो तो बुक के अनुसार ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो दमन ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है, तो दल में जो है पूरक कौशल होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 64 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन दुश्चित्ता विकार नहीं है, तो ये जो है आतंक विकार, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आतंक विकार जो है दुश्चित्ता का विकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है कि एग्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। एग्रोफोबिया मतलब जो भी व्यक्ति को ऊंचाई से जब डर होता है ना, कोई भी चीज ऊंचा पर अगर खड़ा होता है जाता है ऊंचाई से, तो उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अगला सवाल 66 नंबर, एग्रोफोबिया का अर्थ, सॉरी ये तो हो गया है, अच्छा एग्रोफोबिया का अर्थ होता क्या है, ऊंचाई से डरना, ये तो हो गया है। आते हम लोग अगला सवाल, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा था एक्रोफोबिया, तो ये तो हो गया ऊंचाई से डर, ठीक है, वो तभी से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये एक्रोफोबिया वर्ड को ध्यान में रखना है, ठीक है, तो प्रेशर में थोड़ा पता है, एग्जाम में भी आप उल्टा ही मार दीजिएगा। तो एक्रोफोबिया जो ऊंचाई से डर होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो लिखा एगोराफोबिया लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, एगोराफोबिया। ये जो भीड़ वाली जगह से डरना, जब ज़्यादा भीड़ वाला जगह में जाना नहीं पसंद करता वो आदमी, इसमें एगोराफोबिया का जो अगर बीमारी होता है, ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में उसको मतलब पसंद नहीं है, वो दूर ही रहेगा भीड़ से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एकाकी परिवार की संरचना कैसी होती है, तो घनिष्ठता होती है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है, ये संबंध है, ठीक है, समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है, तो संचार प्रारूप का, ऑप्शन नंबर जो है सी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, संचार प्रारूप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल 69 नंबर, पूर्वाग्रह कोष बसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। देख लीजिए इसका वर्ड सब देख लीजिए और इसका सवाल देख लीजिए, सवाल समझ से ही बाहर रहेगा, तो विद्यार्थी को क्या समझ में आएगा। पूर्वाग्रह कोष बसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में क्या है, ये नकारात्मक मनोवृत्ति होती है, जो हमेशा नेगेटिव सोचते रहता है विद्यार्थी या कोई भी आदमी जो नेगेटिव सोचते रहता है उसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह कोष बड़े बड़ी पहचान है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 70 नंबर, किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो गार्डनर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है गार्डनर जो मनोवैज्ञानिक है ना, ये जो है बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, कौन सा साल था वो, तो वो साल है 1954 जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर का सवाल था। आते हम लोग 72 नंबर के सवाल पर कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गिलफोर्ड, क्या होगा इसका सही आंसर, गिलफोर्ड जो है बी, गिलफोर्ड जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है कि समूह संघर्ष का कारण, ये कारण लिखा हुआ, समूह संघर्ष का कारण कौन सही है इसमें से, ठीक है, तो पुरस्कार क्या लिखा हुआ, पुरस्कार सही है, पुरस्कार संरच, इसमें वर्ड लगता है तो गलत, लेकिन फिर भी कहा है कि मनोवैज्ञानिक है तो हो सकता है सही वर्ड ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है पुरस्कार संरच, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, किसने कहा है जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है, ये जो है जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है, ये युग, ये भी मनोवैज्ञानिक था, युग, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना, ये इसमें से किसका उदाहरण है, तो ये आज्ञा पालन का उदाहरण होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन यंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो एडोमार्फी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एडोमार्फी जो है
ये जो है यंग व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान बताया है? तो 8 प्रकार का, गार्डनर ने 8 प्रकार का बुद्धि का पहचान बताया है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है, परामर्शदाता क्लाइंट के किस पक्ष को स्वीकार करता है? परामर्शदाता जो है क्लाइंट के किस पक्ष को स्वीकार करता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, प्रत्यक्षण का भी, समवेग का भी और भाव का भी। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है? ठीक है, निजी। निजी मतलब कोई भी चीज़ अगर खुद से करते हैं उसमें किसी का परामर्श लेने का जरूरत तो है नहीं। ठीक है, कोई भी अगर पर्सनल बिजनेस है तो जैसे शैक्षिक है, इसमें क्या लेना पड़ेगा आपको? किसी का ना किसी का निर्देशन लेना पड़ेगा। निर्देशन तो हो ही गया, और व्यवसाय में तो बिजनेस में तो लेना ही पड़ता है, लेकिन अगर कोई निजी काम कर रहे हैं, पर्सनल कुछ कर रहे हैं, उसमें किसी का निर्देशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से संचार की कौन विशेषता नहीं है? इसमें से कौन संचार की विशेषता नहीं होती है? तो संचार का स्वरूप पलटवाटी, क्या लिखा? पलटावी होता है। संचार का जो स्वरूप होता है पलटावी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 81 नंबर के सवाल पर कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो थर्स्टन जो है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। 81 का ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, गिलफोर्ड ने बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता की श्रेणियां, कितनी श्रेणियां को बताया है? तो 180 श्रेणियां। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है 83 नंबर, किसने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? देखिए, एक कारक, द्विकारक और त्रितत्वीय सिद्धांत का पूछ रहा है कि किसने जो बुद्धि का त्रिस्तरीय तत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? डी जो है स्टर्नबर्ग। कौन, क्या नाम है इसका? स्टर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 84 नंबर के सवाल पर, निम्नलिखित में से कौन सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो धारण जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ये सर्जनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, प्रक्षेपण जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने स्व के कितने पक्षों की चर्चा की है? तो 8 तत्व। ठीक है ना, स्व का जो है 8 जो है पक्ष है, इसकी चर्चा के बारे में बताया। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। काट दिया था, रोक दिया था। ये देखिए इसमें क्या बताया था, मनोवैज्ञानिक ने स्व के कितने पक्षों की चर्चा की है? तो 7। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 87 नंबर के सवाल पर कि किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है? तो ये जो रोजर्स जो है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 88 नंबर के सवाल पर कि रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कार्ड होता है, कितने कार्ड होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 10 कार्ड होता है इसमें। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये शिथिलीकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 90 नंबर का सवाल, तनाव के धनात्मक पहलू कौन से हैं? तो क्या लिखा हुआ है? यूस्ट्रेस। ऑप्शन नंबर सी जो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। यूस्ट्रेस जो है तनाव के धनात्मक पहलू का एक कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 91 नंबर के सवाल पर कि प्राथमिक मूल्यांकन के संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया है? तो लेजारस। ऑप्शन नंबर जो है लेजारस। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले नंबर के सवाल पर, बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें रोगी को, क्या बुलिमिया जो एक विकृति है, एक रोग होता है, ठीक है, विकृति होती है, इसमें व्यक्ति को क्या होता है कि अधिक भूख लगने लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा भूख उसको लगने लगता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया था? तो पतंजलि जो है, जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है, जिसमें रामदेव बाबा जो है इसमें सब कुछ करता है। अभी इसका बहुत सारा प्रोडक्ट भी आया है मार्केट में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है?
ठीक है। ये तो साइकोलॉजी का सवाल है नहीं, लेकिन फिर भी माइंड को टेस्ट करने के लिए इस टाइप का सवाल आता है। तो ये जो क्या बाढ़ आपको प्राकृतिक आपदा होता है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा होता है, ठीक है। ये तो होगा नहीं। तो दंगा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, ये मानव जनित आपदा है, ठीक है। ये मानव इसको पैदा करता है, ठीक है। सांप्रदायिक दंगा हो गया या दंगा हो गया, ये सब किसके द्वारा होता है? मानव के द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा 95 नंबर, किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो है डोलार्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला सवाल है 96 नंबर, डोलार्ड एवं मिलर्ड के अनुसार आक्रामकता का मुख्य कारण क्या है? लोग आक्रामक क्यों होता है? तो संवेग के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। संवेग के कारण कोई व्यक्ति जो आक्रामक हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर। ये भी सवाल बहुत बार पूछा है, इसको याद ही कर लेना आपको। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है 98 नंबर, वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? वातावरण में जो प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? वो वायु प्रदूषण में हो सकता है, जल प्रदूषण में भी हो सकता है, मिट्टी प्रदूषण, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल हमारा, कौन समूह वे समूह कहलाते हैं? ये तो सवाल आया था एक बार, ठीक है, फिर से एक बार आ गया। वो दूसरा टाइप का सवाल था, ठीक है ना। अच्छा, कौन समूह वे समूह कहलाते हैं? तो बाह्य समूह जो है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं, हमारा अंतिम सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? तो दल में जो है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दल में जो है पूरक कौशल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 100 ऑब्जेक्टिव था ये, ठीक है। आपको कैसा लगा? बहुत फास्ट में बताने का कारण ये था कि आपको अगर ज़्यादा भी बता देंगे तो आप उतना ही कीजिएगा, ठीक है। इसलिए हम जो सिलेक्टेड था, जो ज़्यादा बार पूछा गया, रिपीटेड सवाल है, उसी को मैंने लिया है, ठीक है। और 100 सवाल अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारा ये सवाल फिर से रिपीट हो जाए एग्जाम में। तो आपको पूरा मेहनत करना है इस वीडियो पर, और अच्छा लगा तो कमेंट भी करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा मोटिवेट हो सकूं। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो किस सब्जेक्ट पर होगा वो आप कमेंट में जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं उस पर आगे वीडियो बना सकूं। इतना कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू।